डियर स्टूडेंट्स, डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट, जो बच्चे मुझसे परिचित नहीं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर है और प्रयोग नर्सिंग कोचिंग का मैं डायरेक्टर हूं। और जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन की बात है तो एज इंट्रोडक्शन मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा ताकि आपको मेरी बातों की सीरियसनेस का थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। उससे MBBS किया मैंने RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से, MD किया है मैंने SMS अपने जयपुर से ही। उसके बाद मैंने क्रिटिकल केयर जो फेलोशिप होती है IDCCM पोस्ट MD करने के बाद में मैंने किया है। और पिछले 2.5 साल से मैं नर्सिंग की कोचिंग चला रहा हूँ जयपुर में। ये मेरी कोचिंग के प्रमोशन के लिए या किसी और इंटेंशन से मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इतने एग्जाम्स मेरे सामने बच्चों ने दे लिए हैं और इतने रिजल्ट्स मैंने देखे हैं और उसके बाद में मैंने रिएक्शंस भी देखे हैं बच्चों की। तो एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, देखो नर्सिंग की दुनिया में ना आज इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है कि आपको इसका पता नहीं चल रहा है। जहां तक एग्जाम के पैटर्न की बात है तो आज से अगर मैं 7 साल 8 साल पहले की बात करूं तो इतना ना तो कंपटीशन था। ये जितने भी नए एम्स खुले ये 8-10 सालों में या 7-8 सालों में खुले हैं। पिछली सरकार में ही अनाउंस हुआ था कि इतने एम्स खोले जाएंगे, फिर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, फिर फैकल्टीज और स्टाफ वहाँ अपॉइंट किया, अब वो रनिंग कंडीशन में है। तो इतनी जो अपॉर्चुनिटीज है वो पहले नहीं थी। दूसरी बात यह है कि एक जो पैटर्न चल रहा है ना, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आप मुझे बस 5 मिनट मेरी बात को सुन के उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं 2019 जो दिल्ली एम्स हुआ था उससे शुरू कर रहा हूं क्योंकि उससे पहले तक तो आप इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे थे। दिल्ली एम्स 2019 में अचानक से एम्स ने ऐसा पैटर्न दिया कि इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस की भरमार थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। उससे पहले जो बड़ी जो जितनी भी नर्सिंग की कोचिंग्स थी वो ये कहती थी कि साहब हमारे नोट्स आप पढ़ के जाओ, हमारे जो गोल्डन पॉइंट्स हैं उनको आप रट के जाओ और आपका सिलेक्शन 100% होगा। जब दिल्ली एम्स 2019 के एग्जाम में एक भी सवाल उनके नोट्स में से नहीं आया तो उन्होंने मतलब एग्जाम के दूसरे दिन से ही ऐसा माहौल बना दिया कि साहब दिल्ली एम्स ने तो सारी सीट्स बेच दी हैं और सारी सीट दिल्ली वालों को देती हैं और साउथ वालों को देती हैं। दूसरे दिन से मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद से ही जो सोशल मीडिया पर उनके जो, मैं तो कहूंगा कि वो किसी स्टूडेंट के भले के लिए काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ जो कोचिंग्स की कमियां हैं, जो कोचिंग वालों की जो डेफिशिएंसी है, जो कमजोरी है, उसको ढकने के लिए सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने बोला कि साहब ये तो सारी सीट फिक्स है, किसी ने बोला 20 लाख में सीट बिकी है और मेरे उसने खरीदी है और उसके रिश्तेदार को मिल गई थी। हकीकत ये थी कि जितने बच्चे राजस्थान के दिल्ली एम्स 2019 देकर आए थे उनको बिल्कुल हवा नहीं लगी थी एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने वो चीज कभी उस कोचिंग के दौरान पूरे 6 महीने में पढ़ी ही नहीं थी। अब एम्स क्योंकि टर्शरी सेंटर है, इंडिया का मोस्ट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है मेडिकल के फील्ड में, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, तो वो तो आपसे टर्शरी सेंटर की चीजें ही पूछेगा। अब परेशानी क्या आती है, कोचिंग वालों को टर्शरी सेंटर की चीजें नहीं पता क्योंकि वो सिर्फ टीचिंग करा रहे हैं। उन्होंने जो नोट्स 10 साल पहले बनाए थे उन नोट्स को वो आज भी पढ़ा रहे हैं, उनकी एक एक लाइन उनको रटी हुई है। और जो नया फ्रेशर बच्चा आता है, जैसे ही नर्सिंग करके 4 साल BSc नर्सिंग या GNM करके आता है, उसको एक ऑरा बना दिया जाता है, भीड़ दिखाई जाती है, उसको वो चीजें बताई जाती है जो बहुत ज्यादा सिंपल है, जो उसने पूरे 4 साल पढ़ी है। बच्चे को लगता है कि यही सिलेबस है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा और इसी से मेरा सिलेक्शन होगा। वही बच्चा जब एग्जाम देकर के बाहर निकलता है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। फिर वो बच्चा भी, साइकेट्री में हम पढ़ते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढता है कि साहब मेरी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, ये जरूर एम्स वालों ने कुछ गलत किया है। फिर वो जो अपने पुरानी जो सो कॉल्ड महान नर्सिंग कोचिंग्स के जो बढ़िया माहौल बनाने वाले जो सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ उनको एक बहाना दे चुके होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कि देखो साहब ये एम्स वाले ने तो बेच दिया,
ये कोई पेपर होता है क्या, ऐसे पूछते हैं क्या? तो दिल्ली एम्स में भी उन्होंने यही काम किया। उसके बाद में एम्स ऋषिकेश में बहुत ज्यादा माहौल बनाया गया कि साहब वो तो सारी सीट फिक्स थी। मेरी कोचिंग से दिल्ली एम्स में बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हाईएस्ट सिलेक्शन दिल्ली एम्स में अपनी कोचिंग से हुए थे। अब हालांकि वो हाईएस्ट भी मुश्किल से 20 होंगे या उससे भी कम होंगे, लेकिन बाकी कोचिंग्स जहां हजारों हजार बच्चे पढ़ रहे थे वहां से सिलेक्शन किसी से 1 हुआ है और किसी से 0, ये स्थिति थी। उसके बाद ऋषिकेश में जब प्रयोग के बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो क्योंकि इनकी बड़ी पावर है सोशल मीडिया पर, वो इतनी जल्दी और इतना मैसिव माहौल बनाते हैं कि बच्चे को समझने का मौका ही नहीं मिलता कि साहब ये तो फिक्स है। इवन मैं उस बच्चे का भी एक वीडियो इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा ताकि आपको हकीकत पता चले। वो गरीब फैमिली का बच्चा जो मुझे मालूम है किसी परिस्थितियों में उसने तैयारी की और कितनी कोचिंग में वो पैसे खर्च करके आ चुका था। फिर उसने कहा कि साहब एग्जाम में तो जो पूछ रहे हैं उसका तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है और हवा ही नहीं लग रही है। तो उसका जब ऋषिकेश में सिलेक्शन हुआ तो लोगों ने बोला कि साहब ये तो जो डॉक्टर साहब है ना, ये इनकी तो कोई ना कोई सेटिंग है एम्स में, कोई इनका डॉक्टर ने क्या पता कोई बैचमेट हो, पेपर का इनको पता चल जाता है। तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि साहब 30 लाख रुपए में इन्होंने तो सीट बेच करके और खरीद के दे दी इस बच्चे को। तो मैंने कहा कि साहब अगर मैं किसी स्टूडेंट के लिए 30 लाख रुपए दे रहा हूं तो इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। किसी गरीब का अगर भला हो रहा है, किसी की लाइफ अगर सेट हो रही है और मैं अपनी जेब से अगर पैसा दे रहा हूं तो इसमें बुराई क्या? तो मैंने कहा कि साहब हाँ, हमने तो सीट खरीदी है। उसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ एम्स कंबाइंड जो जोधपुर वाला था, आज उसने जोधपुर में ज्वाइन किया हुआ, यानी कि उसने ऋषिकेश में ज्वाइन ही नहीं किया, जिसके लिए ये कहा गया था कि इसने तो 30 लाख रुपए में सीट इसको तो गिफ्ट की गई, उसने ऋषिकेश ज्वाइन नहीं किया। आप गलत साबित हो गए। जोधपुर वाले एग्जाम में भी क्योंकि कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ वीडियो बेस्ड क्वेश्चन थे, तो अब इन्होंने क्या किया कि साहब इसका तो कुछ तोड़ निकालेंगे, तो इन्होंने इमेज रटाना शुरू कर दिया कि ये इमेज पढ़ जाओ, ये इमेज पढ़ जाओ, इंटरनेट से डाउनलोड करके या जो भी इनके पीडीएफ के रिसोर्सेज मिले वहां से इमेज बेस्ड। लेकिन अब की बार जो अभी आप नॉर्सेट देकर के आए हो ना, कल की बात है, आज 9 सितंबर है, आपने 8 सितंबर को एग्जाम दिया है। मैं कम से कम 100 बच्चों से बात कर चुका हूं और 100 बच्चे, एक बच्चा भी 10 बच्चे से, कोई 20 बच्चे से डिस्कशन कर चुका है, क्योंकि मैंने उसके व्यूज जाने, बच्चों के व्यूज की भैया एग्जाम के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब स्थिति है कि सर जो नोट्स पढ़े थे, जो हमने कोचिंग करी थी, उसमें से कुछ नहीं आया, नोट्स एज इट इज रखे, कोई सवाल नहीं आया। और अब तक तो आपने एग्जाम दिया, आपको तो मालूम ही है क्या सवाल पूछे गए थे। मैं भी अब तक ये पता लगा चुका हूं कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे। अब क्या कह रहे हैं कि साहब ये जो है नॉर्सेट में भी इन्होंने फिक्स कर दिया है, इन्होंने साइकेट्री और ओबीजी के अच्छे सवाल दे दिए हैं, इतनी डिटेल में कौन पूछता है। इन्होंने ट्रॉमा पर सवाल दिए, इन्होंने एक्सरे डाला, इन्होंने सीटी एमआरआई डाला, इन्होंने एबीजी, इन्होंने इजेक्शन फ्रैक्शन का नाम लिया, इन्होंने जाइलो कार्ड पर सवाल दिए, इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल दिए हैं जिनको कोई नहीं पूछता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात को अब आप समझो, आप एम्स पर उंगली उठाना बंद कर दो। मैं कोई एम्स का, ना तो मैं एम्स में काम करता हूं, ना ही मेरा एम्स से कोई पर्सनल हुआ कि एम्स को डिफेंस की जरूरत नहीं है। एम्स की अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उसको डिफेंड करूं। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जो लोग ये दावे करते हैं ना कि साहब ऋषिकेश में सीट फिक्स थी, अगर ऋषिकेश को सीट बेचनी थी तो उसमें आधी सीट खाली क्यों रह गई? अगर उसको बेचनी होती तो वो पूरी बेचता। ऋषिकेश में सेलेक्ट होने के बाद, स्किल टेस्ट में भी सेलेक्ट होने के बाद बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है, अगर उसने सीट खरीदी होती तो वो ज्वाइन क्यों नहीं करता? उसका जोधपुर में सिलेक्शन हो गया, उसने जोधपुर ज्वाइन किया। ये अब नॉर्सेट में भी एक पन्ना इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। आप देखो कितने फास्ट ये काम कर रहे हैं। इन्होंने एक पन्ना फॉरवर्ड करके बोल रहे हैं कि ये आंसर की एग्जाम से पहले मिल गई थी। भाई साहब, अगर एग्जाम से पहले मिल गई थी तो आपने एग्जाम से पहले क्यों नहीं बताया? उस पर्ची, वो मैंने भी देखी, उस पर ना तो कोई डेट लिखी है, ना उस पर ऐसी कोई भी चीज है जिससे ये साबित हो जाए कि ये एग्जाम से पहले बाजार में सर्कुलेट हो गई। कुछ पता नहीं चल रहा है कब उसको रिकॉर्ड किया है, कब उसकी फोटो ली है, कोई उस पर एविडेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखो ये तो मार्केट में पहले से ही थी। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं।
तो अब अगर स्टूडेंट उन पर उंगली उठाएगा तो उससे पहले उन्होंने अपनी मैकेनिज्म तैयार कर ली कि साहब ये तो सीट फिक्स है, ये तो सारी सीट बिकी हुई है, ये तो सब सीट पहले से फिक्स हो रखी। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है बच्चा, आप चाहो तो अपनी खुशफहमी के लिए या अपने दिल की तसल्ली के लिए ये कह सकते हो कि साहब एम्स में अब सिलेबस ही गलत पूछते हैं, एम्स वाले में तो सीट फिक्स होती हैं, लेकिन इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अब इस बात को समझना होगा कि एम्स एक टर्शरी सेंटर है जहां सिक पेशेंट आते हैं, गंभीर बीमार वाले पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी वाले आते हैं, ट्रॉमा वाले आते हैं, कार्डियक पेशेंट आते हैं, ओटी चलता है, आईसीयू वाले जो पेशेंट है जो आईसीयू में भर्ती होने लायक होते हैं वो पेशेंट आते हैं, और उन पेशेंट की आपको केयर करनी होती है। तो आपसे सवाल वही पूछे जाएंगे जो 10 साल पुराने नोट्स को लेकर के सिर्फ भीड़ के दम पर ये दम भरते हैं कि साहब ये तो एम्स की गलती है, हमारी गलती नहीं है। उनका अब आपको पर्दाफाश करना पड़ेगा। किसी कोचिंग से मेरी कोई व्यक्तिगत ना तो दुश्मनी है ना मेरा डायरेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि मैं तो देखो डॉक्टर, मेरी तो एक अच्छी जॉब है, मैं अपने अस्पताल में काम करता हूँ, और आपको मालूम है कि अगर सिर्फ पैसा कमाना चाहता है डॉक्टर तो मैं दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता था अगर मैं टाइम निकालता, जितना टाइम मैं इस कोचिंग के लिए निकाल रहा हूँ, या मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करूँ या खुद मरीज देखना चाहिए, वो सारे ऑप्शन। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बच्चों को पढ़ाने में था, और जब मैंने उनके क्वेश्चंस के लेवल देखे तो मुझे लगा कि यार ये तो इनको तो पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ ही नहीं सकते, क्योंकि नर्सिंग में आपको वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती, और वो जो प्रैक्टिकल आप काम करते हो उस एरिया में आपको वो चीजें काम आती हैं। और ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस का लेवल ऐसा है कि मैं खुद एमबीबीएस, एमडी और पोस्ट एमडी आईडीसीसीएम किया हुआ कैंडिडेट हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी जूनियर रेजिडेंट जो जेआर होते हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, उनको भी अगर आप ये पेपर दे देंगे तो वो मुश्किल से इसमें से 60% स्कोर कर पाएंगे, मुश्किल से। आप नर्सिंग वाले क्वेश्चन को तो छोड़ दो, जो आपसे पूछे जा रहे हैं ना उन क्वेश्चंस को भी वो आंसर नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगा कि जो अभी नॉर्सेट में रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे थे उनमें 200 में से 150 सवाल ऐसे थे जो आपको लॉजिकली उनका आंसर करना था। मतलब आप उनके आंसर रट के जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है और उस कंडीशन के साथ में जो 4 ऑप्शन बनाए हैं, आपको उनमें से सिंगल बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना था। कितने ही सवाल ऐसे थे। एक सीवीपी का सवाल पूछा था, ये सीवीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है सेंट्रल वीनस प्रेशर की, तो उसमें एक 10 mmHg का ऑप्शन दे दिया, एक 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का ऑप्शन दे दिया। अब 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे थे जो रूल आउट हो जाते। अब ये दोनों ही नॉर्मल रेंज के करीब है। आपको मालूम होना चाहिए कि साहब mmHg या सेंटीमीटर ऑफ वाटर में से कौन सी यूनिट बड़ी है, कैसे सेंटीमीटर ऑफ वाटर को हम mmHg में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट अलग दे दी और वैल्यूज अलग दे दी। वैल्यू अपन 5 से 15 सेंटीमीटर वाटर पढ़ते थे या 3 से 8 mmHg पढ़ते थे, लेकिन उसने यूनिट बदल दी और वैल्यूज को बदल दिया। तो आपको जब तक इसकी समझ नहीं होगी आप नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आया था कि जिसमें एक पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसको न्यूट्रिशन या डाइट शुरू करने से रिलेटेड संबंधित सवाल था। ये तो जब बच्चों ने आकर के बताया सब, तो उसमें 2 ऑप्शन तो रूल आउट हो रहे थे। 2 ऑप्शन थे कि साहब उसमें फैट जो है 25 से 30% डाइट वाली देनी है, जिसमें 25 से 30% फैट हो वो डाइट शुरू करनी। एक में ये था कि उसको 80% कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट देनी। आप कितना भी पढ़ लो, आपको डायरेक्ट ये चीज कोई रटवा नहीं सकता। कितनी चीजें रटोगे आप, कितनी कंडीशंस। आपको तो जो कंडीशन दी गई है उसके लिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सब पोस्ट ऑपरेटिव मरीज है, एल्डरली पेशेंट है, पेट की सर्जरी हुई है, एब्डोमेन की सर्जरी हुई है, इसका मतलब इंटेस्टाइन को हैंडल किया है, ऑपरेट किया है। इसका मतलब ऐसी डाइट उसमें हमें देनी होगी जो इंटेस्टाइन पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालती है। फैट नॉर्मली हम कॉमन सेंस में अपन डेली लाइफ में यूज नहीं करते कि साहब ज्यादा घी है, ज्यादा तेल है तो गरिष्ठ भोजन है। गरिष्ठ भोजन को डाइजेस्ट करने में जोर आता है, वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ता है और इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपको इस मरीज में कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट देनी है, फैट वाली डाइट अवॉइड करनी है, क्योंकि आप इंटेस्टाइन पर बर्डन नहीं डाल सकते। ये तो सिर्फ एक वानगी है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया था जिसमें एक पेशेंट की हिस्ट्री दे रखी है कि साहब वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज है,
उसका इजेक्शन फ्रैक्शन इतना है, उसको एडिनोसिन चल रही है, उसको लेसिक्स या फ्रूसेमाइड चल रही है, उसका 2 दिन में वजन बढ़ गया है, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? 150 क्वेश्चन केवल प्रायोरिटी बेस्ड थे कि साहब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, जिसमें नोटिफाई टू फिजिशियन भी है ऑप्शन में, जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जब तक कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर की नॉलेज आप लेकर के एग्जाम में नहीं जाओगे, आप वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी बुक में नहीं दे रखे। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है आप पूछो, तो मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन ये है कि अब ट्रेडिशनली वो जो नोट्स के भरोसे या जो पुरानी 10 साल की रटी रटाई चीजों के भरोसे हम एम्स क्लियर करने का सपना देखते हैं, वो असल में हम खुद को धोखा देते हैं। मैं आपको देखो, मैं जानता हूँ आपने अपने टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं और करनी चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है डाउट की, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे भी टीचर रहे हैं, मैंने भी पीएमटी में मेरी कोचिंग भी करी थी, मैंने प्री पीजी के लिए भी कोचिंग की हुई है, और बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं, रिगार्ड भी करते हैं, लेकिन आपने एलन का नाम तो सुना होगा ना? एलन में आपने कभी सुना है कि सब फलाना टीचर है वो महागुरु है? कभी सुना है आपने? कितनी मेहनत करते हैं, सिलेक्शन में खूब उनका कंट्रीब्यूशन होता है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना तो वो करते ना करना चाहिए। तो आप ये जो अंतरिक्ष गुरु, महागुरु और जगत गुरु और गूगल ऑफ नर्सिंग, व्हाट्सएप ऑफ नर्सिंग, ये सब मेहरबानी करके उससे आप अब जाग जाइए बच्चे। आप आंखें खोलो और आप देखो कि आप उंगली एम्स पर उठा रहे हो, साहब इसने क्वेश्चन गलत पूछे, मैं कह रहा हूं आपने तैयारी गलत करी है। वो सही सवाल पूछ रहा है और वो ऐसे ही सवाल पूछेगा क्योंकि वो टर्शरी सेंटर है। आपने जब उन्होंने एम्स में जब इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे ना, तो आपने इमेज और वीडियोस की झड़ी लगा दी, आंख बंद करके इंटरनेट पे जो मिल रहा है और जो कोचिंग वालों ने समझ में आया कि सब जो उनको मिला वो आपको बता दिया, लेकिन उन्होंने कभी उस सिचुएशन में काम नहीं किया, इसलिए उनको नहीं पता कि उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। नेट पर तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज लेकर के बैठ जाएंगे। अब आपको तैयारी ऐसे टीचर से करनी पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एम्स जैसी इंस्टीट्यूट में अगर नर्सिंग ऑफिसर बनने का ख्वाब लेकर चल रहे हो, जिनको प्रैक्टिकल और जिनकी नॉलेज का लेवल जो है वो बहुत हाई हो, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों उस लेवल के पूछ, आप कितना डिनाई करोगे? आपने दिल्ली एम्स में खुद को धोखा दिया कि साहब नहीं, ये तो इन्होंने स्किल टेस्ट के सवाल पूछ लिए, इन्होंने तो पेपर ही फिक्स कर दिया था, सीट भेज दी थी, मान लिया। आपने ऋषिकेश में बोला कि साहब सीट फिक्स कर दी थी, सारी सीट बिकी हुई थी और ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, मान लिया। आपने जो जोधपुर वाली जो कंबाइंड एम्स की हुई थी उसमें भी बहुत सवाल उठाए, आपने नॉरसेट पर भी ये मार्केट में निकाल दिया कि ये देखो आंसर की, ये तो जाने कब से घूम रही थी, ये तो पेपर सेंटर पर पहुंचा दी थी। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप कोर्ट में जाओ, और अगर नहीं है ना तो आप चुपचाप तैयारी शुरू करो, अपने अंदर झांको। वो जो उंगली आप एम्स की तरफ कर रहे हो ना, आपको पता नहीं वो 4 उंगलियां आपकी तरफ है, कि आपकी तैयारी में जो कमी है उसको ढूंढना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आप रट करके नहीं जा सकते। जितनी भी ऑनलाइन क्लास चलती थी ना, मैं तो देखता था, हर एक में सामने एक क्वेश्चन हो जाता था, उसके 4 ऑप्शन थे कि ये तब पूछा गया था, इसमें ये गलत था, ये गलत था, ये वाला सही है। भाई जो पूछ लिया है वो तो पूछ लिया ना, अब एम्स वो नहीं पूछेगा। एम्स की जो रेपुटेशन बनी है वो ऐसे ही नहीं बन गई है। एम्स की रेपुटेशन, उसमें पूरी एग्जाम की पूरी तैयारी होती है, पूरी एक विंग रहती है जो यही काम करती है, वो नए सवाल बनाती है, वो उन चीजों को पूछती है जो वहां आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ती है। कितनी कंडीशन ऐसी थी, एक असॉल्ट का क्वेश्चन पूछा था कि पेशेंट ने दवाई लेने से मना कर दिया और नर्स ने उसको कुछ फोर्सफुली या धमका करके, या मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या लैंग्वेज बनाई थी क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया, लेकिन बच्चों से पूरा डिस्कशन हो चुका सब कुछ। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, 90% बच्चे, मैं उनको ये एड्रेस करके कह रहा हूं कि आपको अपनी अप्रोच बदलनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रयोग में आओ और प्रयोग से पढ़ो, या हम सिलेक्शन कराते हैं, या मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जिससे भी पढ़ो उस टीचर से ये आप फोर्स करके बोलो कि साहब जो एम्स में जो पैटर्न आ रहा है उस पर वो टॉपिक को पढ़ाएं, ना कि उन क्वेश्चंस को रटवाएं जो पूछे जा चुके हैं।
क्योंकि एम्स हर बार नए क्वेश्चन पूछेगा, आप सिर्फ पिछले क्वेश्चन करके एम्स में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और आपको बुरा लगे तो लगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आप अपने टीचर को ये बोलो, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा, क्योंकि उन्होंने हजारों बच्चों को निकाला है और उनमें से सिलेक्शन कितने हुए ये भी आपको पता है। आप सोचो कोई टीचर, ये मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज मुझे पर्सनली किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, आप सोचो, लेकिन लॉजिकली तो आप सोच सकते हो ना, अगर आपको 500 या 700 की भरी हुई क्लास में कोई टीचर ये बोले कि क्या करेगा समझ के, तेरी औकात है क्या समझने की, चुपचाप जो बता रहे हैं उसको पढ़ ले, उसको याद कर ले, और एम्स वाला इससे बाहर नहीं पूछे। दोस्तों अब ये चीज नहीं चल सकती। आपको बुरा लगे या आपको भला लगे, वो आपके फेवरेट टीचर हो सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो आपके फेवरेट टीचर हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि आपको वो चीज समझाएं जो आप पूछना चाहते, जो आप समझना चाहते। कोई ये बोल दे कि साहब तुम्हारी औकात है क्या समझने की, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो कभी नहीं बोलता। मैं तो कहता हूं कि जितने आप चीजें पढ़ते हो उनमें भी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रेशनल क्या है, या इसमें अगर ये कंडीशन लग जाएगी तो हम क्या आंसर करेंगे, तब हमारी प्रायोरिटी क्या होगी। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 150 सवाल ऐसे हैं बच्चों जो आपको स्पॉन्टेनियसली उसका आंसर तय करना पड़ेगा। सर्जन ने अगर ओटी के बाद में ग्लव्स खोल करके गलत ब्लू वाले डब्बे में अगर डाल दिए हैं तो नर्सिंग की क्या रिएक्शन होगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप उसको शुड बी डिस्कार्डेड इन दी डिफरेंट या रेड कलर में उसको डालना चाहिए था। तो ये आप रट करके नहीं जा सकते। सीटी की फिल्म है या एमआरआई की है, ये आपको जब तक आइडिया नहीं होगा ना आप आंसर नहीं कर सकते। और केवल पुराने पेपर रटने से भी आप कामयाब नहीं हो सकते। जो ये सोच रहे हैं कि साहब ये तो एम्स में गलती से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए, अगली बार वही पूछे जाएंगे जो हमारे नोट्स में है या जो हम 10 साल से पढ़ रहे हैं, तो मेहरबानी करके इस बात को क्लियर कर लो। एम्स का पैटर्न नहीं बदलने वाला है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर सीखनी पड़ेगी, आपको वो एबिलिटी, काबिलियत डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को देख करके आप डिसाइड कर सको कि इनमें कौन सा आंसर सही होगा, ना कि आप ये ढूंढो कि ये मैंने रटा था क्या, मैंने इसका आंसर क्या पढ़ा था, सर ने क्या रटवाया था। प्लीज अब ये नहीं चलने वाला। आपको थोरोली यानी कि डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि एक मरीज की केयर करने में हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। आप सोचो कि मरीज की हिस्ट्री देते हैं कि साहब इमरजेंसी में आया है, 4 रिब फ्रैक्चर हो गई हैं, ये वाइटल्स आ रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी क्या हो। आप रट के नहीं जा सकते, क्या ऑप्शन दे रहा है वो देखना पड़ेगा आपको, कि आप इमरजेंसी में हो और या फिर आप ओटी में या आईसीयू के अंदर आप सक्शन कर रहे हो, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो गया, अब उसने लिख दिया सीवियर टैकीकार्डिया, अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी ये आपको वहीं डिसाइड करना है बच्चे। मैं आपको बता रहा हूं, आप अब उन क्वेश्चंस को पहले से रट के नहीं जा सकते, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी और उसके बाद आपको आंसर करने में कोई जोर नहीं आएगा, क्योंकि आप लॉजिक से रूल आउट करने लग जाओगे। कई क्वेश्चन ऐसे थे एम्स के अभी नॉर्सेट में जिनमें एक भी आंसर पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन आपको 3 ऑप्शंस को रूल आउट करके एक आंसर ऑफ एक्सक्लूजन निकालना था कि साहब ये 3 तो पूरी तरह गलत है, ये पार्शियली सही है, तो ये आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस में 2-2 ऑप्शंस ठीक आंसर थे, 2-2 आंसर ठीक थे, उसमें भी आपको प्रायोरिटी से सेट करना था, डिसाइड करना था कि साहब ये वाला आंसर है वो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए ज्यादा सही लग रहा है। एक क्वेश्चन, मैं पुराना क्वेश्चन आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। एक मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर सवाल पूछा था कि साहब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है और वो ब्लड था वो साइट्रेट कंटेनिंग ब्लड था, तो उसमें आप जो रिसीविंग वाला पेशेंट है, रिसीवर जो है जिसको ट्रांसफ्यूज किया है ब्लड, उसमें कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी एक्सपेक्ट करोगे। अब देखो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाइपरकैलेमिया भी करता है और हाइपोकैल्सीमिया भी करता है, लेकिन आप दोनों ऑप्शन में है, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे। अब आप उस लैंग्वेज को देखो क्वेश्चन की कि एग्जामिनर ने बोला है साइट्रेट कंटेनिंग, इसका मतलब वो स्पेसिफिकली ये पूछना चाह रहा है कि साइट्रेट की प्रेजेंस की वजह से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी होती है, तो आंसर हाइपोकैल्सीमिया जाएगा, क्योंकि साइट्रेट कैल्शियम को बाइंड हो जाता है और कैल्शियम साइट्रेट बना देता है, इसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है।
तो हाइपरकैलेमिया भी हो रहा है और हाइपोकैल्सीमिया भी हो रहा है, लेकिन आपका आंसर इस क्वेश्चन में हाइपोकैल्सीमिया जाएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज से आपने तय किया, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके आपने ये डिसाइड किया कि इसमें हाइपोकैल्सीमिया जाएगा। तो एग्जाम की तैयारी उस एग्जाम के पैटर्न, उसके स्टैंडर्ड को देख के करनी पड़ेगी, ना कि आपके एक कोई नोट्स को बाउंड करके आप उसको नहीं कह सकते कि इसमें से पेपर आएगा। मैं कह रहा हूँ नोट्स तो छोड़ दो, कोचिंग के किसी बुक से भी नहीं कर सकते। नॉर्सेट की जो एग्जाम है वो किसी किताब से नहीं आए। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे, 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो सबने करे होंगे और जो रटे जा सकते थे, या जो डेटा पूछा गया है या कोई इमेज पूछी गई है, लेकिन डेटा में भी आपको अगर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं तो अल्टीमेटली लॉजिक लगाना पड़ेगा, अल्टीमेटली ब्रेन यूज करना ही पड़ेगा, और ब्रेन यूज करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। और वो आदत तब पड़ेगी जब आप नए क्वेश्चन फेस करोगे, जब आप उन पर दिमाग लगाने की कोशिश करोगे। जब मैंने 2 साल पहले सर्जिकल चेकलिस्ट पर आज सवाल पूछा है, कल के टेस्ट में नॉर्सेट में पूछा, उससे पहले भी पता नहीं दिल्ली वाले किसी एग्जाम में पूछा, मतलब ऋषिकेश या ये जो जोधपुर वाला था। तो अब उन्होंने वो रटा दिया कि सब ये वाला होता है, चेक इन होता है, चेक आउट, साइन इन साइन आउट होता है, टाइम इन होता है, टाइम आउट नहीं होता, और फलाना ठिकाना बस। लेकिन अब उन्होंने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा काम साइन इन में होता है या नहीं होता है। तो आपको उसकी थोरो डिटेल जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन रट के नहीं कर सकते। जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको समझने की जरूरत है, अपनी गलती को पहचान कर उसको ठीक करने की जरूरत है, तब जाकर के रिजल्ट बदलेगा, तब जाकर के राजस्थान के बच्चे एम्स में झंडा लहराएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर कहोगे साउथ वालों को सीट भेज दी थी, दिल्ली वालों के सिलेक्शन ज्यादा हो गए, या जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो होंगे ना, जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है उसको मालूम है ना कि सब टैकीकार्डिया होता है सक्शन करने तो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीवियर टैकीकार्डिया अगर उसने बोला है तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन देने से टैकीकार्डिया ठीक नहीं होगा, क्योंकि टैकीकार्डिया सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हुआ है, जो कि सक्शन के वक्त जो पेन होता है उससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो उसको एनाल्जेसिक देना पड़ेगा, अच्छा, तब जाकर उसका टैकीकार्डिया कम होगा। लेकिन ये काम फिजिशियन का है, तो आपको नोटिफाई टू फिजिशियन उसमें करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आपने तो पेपर दिया होगा, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बहुत सारी डिटेल दी गई थी पेशेंट की, पुरानी हिस्ट्री ये है, वो आया तो किसी और चीज के लिए, लेकिन उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो रहा है पेशेंट का। आपको तो क्वेश्चन याद होंगे, मैंने तो सिर्फ बच्चों से पूछे, कुछ एक क्वेश्चन याद है, बाकी डिस्कशन तो बहुत सारों का हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल जो याद आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो बच्चों, बहुत बदलाव हो रहे हैं आप नर्सिंग की दुनिया में भी, आप उन बदलाव को एक्सेप्ट करो, और अब ये अपने टीचर से, महागुरुओं से बोलो कि साहब गुरुजी ओटी के अंदर क्या होता है, आईसीयू के अंदर क्या होता है, वो पढ़ाओ। आप जो नोट्स में लिखा है वो नहीं पूछ रहे हैं, अब हम क्या करें, महागुरु हैं, हम आपका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, तो महागुरु की उस पदवी का आप उसका सम्मान करो आप भी, और अब वो चीजें पढ़ाओ जो हमसे पूछी जा रही हैं, और सिलेक्शन होना चाहिए। तो बदलाव को देखो, अगर आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं ये बातें सीएचओ पर लागू नहीं होती है। सीएचओ पर मैं जैसे अभी सीएचओ के लिए भी हम प्रयोग का एक नया बैच अभी शुरू हो रहा है, तो क्या हम सीएचओ में आपको ये बताएंगे कि ओटी के अंदर या आईसीयू के अंदर क्या करते हैं? सीएचओ के अंदर हम बताएंगे कि साहब जो गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ मिशन या एनएचएम के अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं उनको कैसे रन कराते हैं, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इम्यूनाइजेशन से आएंगे, वैक्सीनेशन से आएंगे, स्टरलाइजेशन से आएंगे, डिसइंफेक्शन से आएंगे, सीएचएन से आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भर भर के सवाल आएंगे। तो सीएचओ का एग्जाम है तो तैयारी सीएचओ की करवाएंगे, और करवानी चाहिए। आप एक ही नोट्स को लेकर के कि साहब ये है, बस ये हमारे नोट्स हैं, इसमें से सीएचओ भी आप फोड़ दोगे, इसमें एम्स में भी आप में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीएचओ की तैयारी है तो सीएचओ के सब्जेक्ट ओबीसी में से पूछेंगे, पीडियाट्रिक्स में से पूछेंगे, कम्युनिटी में से पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन साइकेट्री के होंगे, बहुत कम, एमएसएन फंडामेंटल के बहुत कम, जो पीएससी लेवल पर काम आते हैं वो कोल्ड चेन पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, रिवर्स कोल्ड चेन भी होती है वो भी पता होना चाहिए, बस एग्जांपल जो याद आ रहा है। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को बात करता हूँ ना तो बहुत अंदर में जो इमोशंस होते हैं उनको शेयर करता हूँ। तो ये मैं कल से सोच रहा हूँ, कल से बच्चों से बात हो रही है, एक बच्चे ने बाहर निकलते ही फोन किया,
10% बच्चे ऐसे भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि सर पेपर बहुत टफ था, लेकिन जो हमने तैयारी करी है ना, क्योंकि कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी जो ओटी की चीज़ें हैं, आईसीयू की चीज़ें हैं, ईसीजी वगैरह, एबीजी वगैरह, एनेस्थीसिया पर कई सवाल पूछे थे, सीवोफ्लूरेन पर सवाल पूछा था, और मैंने कम से कम 20 बार ये बताया था कि सीवोफ्लूरेन जो है ना वो बच्चों में एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस होता है, क्योंकि ये स्मूथ होता है, इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल नहीं होती है। आइसोफ्लूरेन एडल्ट में इनहेलेशनल एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस होता है, क्योंकि ये कार्डियक स्टेबल होता है। तो विद रेशनल विद लॉजिक जो चीज बताते हैं, अब उसने सीवोफ्लूरेन पर यही पूछ लिया कि क्यों बच्चों में अपन इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये स्मूथ इंडक्शन करता है, इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत सूदिंग होती है, इसमें पंजेंट स्मेल नहीं होती है। एक और क्वेश्चन भी मेंटेनेंस एनेस्थीसिया पर पूछा था, तो एनेस्थीसिया, वेंटिलेटर, एबीजी, ईसीजी, इन सब चीज़ों को जब मैंने स्पेशली इन पर फोकस किया था, क्योंकि बाकी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी ऐसा मैंने मान के, और ये चीज़ों की तैयारी कराई थी, क्योंकि टाइम भी सिर्फ 25-30 दिन मिले थे, तो उसमें जितना हो सका था अपन ने तैयारी करवाई थी। और एक और मैं अपनी अब पर्सनल, अब मैं अपनी कोचिंग की बात कर रहा हूँ एकदम स्पष्ट, कि जैसे जब हमने शुरू करी थी तो लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया था, क्योंकि उनको ये डर था मन में कि जब ये अगर इस स्टैंडर्ड का पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कॉम्पिट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि साहब ये तो सिलेबस ही इनको तो नहीं पता होगा, ये तो मेडिसिन पढ़ाएंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ाएंगे। आप देखो जरा कि कितने सवाल ड्रग्स पर पूछे गए, साइकियाट्री से एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पर जो सवाल पूछे हैं वो आप उनका लेवल देखो, बुरा लगेगा आपको, लेकिन आपके टीचर्स को भी अगर ये पेपर दे देंगे ना, जो सो कॉल्ड या तथाकथित है, अब मुझे परवाह नहीं, देखो बुरा लगेगा तो आप मुझसे वैसे फेस टू फेस बात कर लो, अगर आपको तर्क के आधार पर कि साहब ये बात है और ऐसी बात है, तो मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। तो जब जो जिस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं उस लेवल की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। और एक चीज और, उन पर उंगली उठाना बंद करो, एम्स ने सीट बेच दी, भैया प्रयोग के बच्चे सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं ये बता दो मेरे। और अभी जल्दीबाजी है, मुझे मालूम अभी रिजल्ट नहीं आया, नॉरसेट के अंदर भी मैं रिजल्ट के बाद फिर एक वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने आऊंगा और आपसे बात करूंगा कि देखो मैंने ऐसा बोला था, क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि लोगों को पता चले, ये बच्चों को जगाना पड़ रहा है आपको, कि आपको मालूम ही नहीं है कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, नर्सिंग का लेवल क्या हो चुका है। आपको लगता है नर्सिंग का काम सिर्फ बेड चेंज करना, बेडशीट चेंज करना और पोजीशन देना है, ऐसा नहीं है। ईसीजी आपको मालूम होनी चाहिए, एबीजी में आपको मालूम होना चाहिए कि सब क्या हो रहा है और क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या करें। एबीजी के क्वेश्चन आए, हर बार आएंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं पूछेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, वो ये पूछेंगे कि एबीजी में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये मैंने बताया था एग्जाम से पहले 3 दिन पहले कि साहब एबीजी में हम सिर्फ PO2 CO2 या बाइकार्बोनेट नहीं देखते, सिर्फ पीएच नहीं देखते, उसमें लैक्टेट भी दिखता है, उसमें हीमोग्लोबिन भी दिखता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी दिखते हैं। और यही पूछा था कि साहब एबीजी में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एबीजी, मैं एबीजी जो प्रैक्टिस करवाई वो रियल एबीजी, हॉस्पिटल की एबीजी दिखा करके कि भैया इसमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्वेश्चन में पूरी एबीजी छाप के देता था, प्रिंट फोटो उसका, ऐसे नहीं कि इसकी पीएच लिख करके इतनी है। तो आपको होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि उसमें जितनी भी जानकारी आपके काम की वो सब साथ में लेकर के चलनी पड़ेगी। और सीएचओ के लिए तैयारी सीएचओ के लेवल की करनी पड़ेगी। तो इस चीज को आप प्लीज समझो, आपके जो दोस्त हैं आप उनको ये फॉरवर्ड करो, उनके विचार जानो कि यार इस बात में तुम्हारा क्या, इसमें तुम्हारी क्या राय है, क्या वास्तव में गलती एम्स की ही होती है, क्या उसने गलत सवाल पूछना शुरू कर दिया है, या हमने सही सवाल पढ़ना शुरू नहीं किया है, क्या हम अभी तक रटने की जो कॉन्सेप्ट पर चल रहे थे वो कॉन्सेप्ट कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रटने की बजाय हमें अब पढ़ने पर ध्यान देना, चीजों को समझने पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इन चीजों पर आपको विचार करने की जरूरत है, इन पर सोचें, एनालाइज करें, अपनी अप्रोच को बदलें। सीएचओ की तैयारी के लिए सीएचओ की जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उन पर फोकस करें। जो एम्स के लेवल की जो कंपटीशन है उसको एम्स के लेवल की तैयारी करें। लंबा वीडियो हो जाएगा बच्चों, थैंक यू सो मच। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आपके कोई भी सवाल, आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, करो, थोड़ा सा लैंग्वेज और उसका ध्यान रखा करो। कुछ बच्चे हैं ना भावुक होकर के और मिसबिहेवियर जो बदतमीजी की कैटेगरी में आती है ना, वैसी बातें भी करने लगते। देखो मेरे ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा और किसी पर भी नहीं पड़ता। आज कोई मोदी जी को गाली देता है तो दे दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको वास्तव में आप चीजों को डिस्ट्रैक्ट करके उनसे उनको डाइवर्ट करने के बजाय उनके बारे में एनालिसिस शुरू करो कि यार ये जो बंदा कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके, हर बार ये बात कहता है कि साहब
ऋषिकेश में उनकी गलती नहीं है, आधी सीट खाली रह गई है क्योंकि इतने बच्चे भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए कि पूरी सीट भर सकें। ये बहुत शर्म की बात है अपने लिए। एक तो इस बेरोजगारी के आलम में सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है कि एक कोई मौका मिल जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। उसमें भी अगर सीट खाली रह रही है तो इसका मतलब बच्चों हमने अपनी तैयारी को उस लेवल पर नहीं ले गए अभी। ये बात हमें माननी पड़ेगी। उसने सीट बेच दी, उसने खरीद ली, पेपर आउट कर दिया, होता होगा, कुछ सीट्स बिकती होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयारी करना बंद कर दें। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम एक सीट जो हमें चाहिए उसके लिए इतनी मेहनत करें कि कोई आपको उस सीट से छीन नहीं सकता। तो ये कह देना कि साहब वो पेपर बेच दिया था इसलिए मेरा नहीं हुआ, या वो तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ये आपने बहुत कर लिया भाई। मैंने पहली बार जब बोला किसी की समझ में नहीं आई, फिर कुछ लोगों को समझ में आया कि यार ये हर बार तो नहीं हो सकता, हर बार पेपर आउट होता और ये होता तो बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनको वो जानते भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब सारे बच्चे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, वो बच्चे भी हो रहे हैं जो उनके साथ में ही तैयारी कर रहे थे या उनके साथ में उन्होंने खूब पढ़ाई करी थी लेकिन वो नहीं हो पाए और वो बच्चे सेलेक्ट हो गए जिन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया था। तो आपको इन चीज़ों को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं यार पैटर्न अलग है। आपको नॉलेज टीचर की आपसे उस लेवल की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज अब चाहिए, क्योंकि आप जो बुक्स में लिखा है उससे ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ओटी के अंदर क्या होता है, आईसीयू के अंदर क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर क्या काम होता है, क्योंकि ये बीएससी एंट्रेंस का एग्जाम नहीं है, एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम नहीं है, इसमें थ्योरी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें क्या है, आपका जो स्किल है, आपकी आप जो काम करते हो, आप डिफिब्रिलेशन करते हो, आप कोई उसको जो हाई रिस्क वाली ड्रग्स होती हैं, जाइलो कार्ड पर कई सवाल पूछे थे, वीपीसी या पीवीसी जिसको बोलते हैं ना, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ईसीजी में देकर के पूछा था आपसे। तो आपको जब तक ईसीजी की बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तब तक आप उसके आंसर को नहीं कर पाए। और मैंने इन्हीं टॉपिक पर रिसेंटली बहुत ज़्यादा सवाल बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए थे, उन्हीं को कवर करने की कोशिश की थी। और मैं अभी स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, आपको पता चलेगा कि कुछ बच्चों के बहुत पॉजिटिव भी है कि सर सिलेक्शन हो कि नहीं हो ये नहीं पता मुझे, लेकिन जो पेपर देने में मजा आया ना, क्योंकि जो हमने पढ़ा उसमें से जो क्वेश्चन आए उनको देख करके एक कॉन्फिडेंस अंदर जरूर डेवलप हो रहा है कि हम अपनी तैयारी सही पैटर्न पर कर रहे हैं। जब आप इस लेवल की तैयारी कर लोगे तो सीएचओ तो चुटकियों का काम। सीएचओ के लिए मैं किसी दिन और बात करूंगा कि कैसे आपको बेस्ट तैयारी करनी है, अभी बहुत लंबा हो गया। विचार जरूर करना है, पॉजिटिवली सोचना है, गाली गलौज करने से और खारिज करने से चीजें नहीं। अपन ने बहुत अनदेखी कर ली कि साहब नहीं ये तो पता नहीं एम्स वाले की गलती है, ये तो वो तो उनको तो पेपर बनाना ही नहीं आता होगा, तो वो जैसा बना रहे हैं उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सीट तो हमें चाहिए ना, सिलेक्शन तो हमें लेना है, एम्स को क्या फर्क पड़ता है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पर निकाल देगा, काम तो चलाएंगे सब, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको अपनी तैयारी उस लेवल की करनी पड़ेगी। लंबा हो जाएगा बच्चों, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, अपने विचार रख सकते हो, आप डिसएग्री करते हो रेस्पेक्टफुल वे में आप बताओ, लॉजिकली बात करो कि सर इस लॉजिक में मेरे को ये चीज लग रही है या मेरा मानना ऐसा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।